चलिए हम लोग शुरू करते हैं। आज हम लोगों का विषय है प्री मौर्यन पीरियड फर्स्ट, प्राक मौर्य काल। कहने का अर्थ ये हुआ कि जहां हम लोगों ने पिछली क्लास को छोड़ा था वहीं से आगे इसको कंटिन्यू करना है। तो अगर प्राक मौर्य काल फर्स्ट की हम चर्चा करते हैं तो इसमें आता है महाजनपद काल। महाजनपद काल, काल की दृष्टि से 6th सेंचुरी BC, ठीक है। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में 16 महाजनपदों का उदय हुआ। ये 16 महाजनपद कौन कौन से थे? आपके लिए परीक्षा की दृष्टि से ये महत्वपूर्ण है कि कौन सा महाजनपद जो है कहाँ स्थित था और उसकी राजधानी कहाँ थी। तो पहला नाम आता है काशी का। काशी जो है आपका यही बनारस का इलाका था। वरुणा और 80 नदियों के बीच जो स्थित था वही वाराणसी था। इस जनपद की राजधानी थी महाजनपद की, और यहाँ के राजा का नाम ब्रह्मदत्त मिलता है। इसका पड़ोसी जो था वो कोसल महाजनपद था। कोसल की 2 राजधानियां थी। कोसल बड़ा महाजनपद था और आधुनिक फैजाबाद और उसके आसपास का इलाका, इसकी सीमा जो है वो नेपाल तक विस्तृत थी, ठीक है। तो कोसल महाजनपद की 2 राजधानियां थी, उत्तरी कोसल और दक्षिणी कोसल। उत्तरी कोसल की राजधानी साकेत और दक्षिणी कोसल की राजधानी श्रावस्ती। कोसल के बाद मगध पटना और गया जिले के बीच का जो इलाका था वहां पर यह जनपद जो है अपना विस्तार ले रहा था। मगध की राजधानी 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व में गिरिब्रज थी। बाद में आप आगे चलकर जो है देखेंगे कि सारे महाजनपद समाप्त हो गए और मगध जो महाजनपद था वो साम्राज्य के रूप में बदल गया। मगध के बाद अंग आता है। अंग की राजधानी चंपा थी। चंपा का प्राचीन नाम मालिनी था, और हाँ मालिनी। इसकी भौगोलिक कंडीशन जो है भागलपुर और मुंगेर जिले के आसपास स्थित थे। इसके बाद बज्ज जो है एक संघ था। 8 गणराज्यों का संघ था बज्ज, और यह मगध के बगल में स्थित था। बज्ज के बाद मल्लों का भी 2 भाग था, पावा के मल्ल और कुशीनारा के मल्ल, मतलब कुशीनगर और पडरौना जो आजकल है वही, मतलब गोरखपुर और देवरिया के आसपास का जो क्षेत्र था वो प्राचीन काल का जो था जनपद था मल्ल। इसके बाद चेद जनपद। इसकी वर्तमान कंडीशन जो है बुंदेलखंड। चेद महाजनपद बुंदेलखंड और उसके आसपास स्थित था। इसकी राजधानी जो थी वो शक्तिमती थी। ऐसा कहा जाता है कि महाभारत का शिशुपाल, नाम सुना होगा आप लोगों ने, यहीं का रहने वाला था। चेद के बाद वत्स महाजनपद, इलाहाबाद और कौशाम्बी आधुनिक
इलाहाबाद और कौशाम्बी के क्षेत्र पर वत्स महाजनपद स्थित था। इसकी राजधानी कौशाम्बी थी और यहाँ पर एक प्रसिद्ध बौद्ध विहार का निर्माण किया गया था बुद्ध के शासनकाल में, घोषिताराम बौद्ध विहार। वत्स के बाद सूरसेन महाजनपद का नंबर आता है। मथुरा और उसके आसपास का इलाका सूरसेन महाजनपद के नाम से जाना जाता था और इसकी राजधानी जो थी वो मथुरा थी। इसके बाद मत्स्य महाजनपद है। मत्स्य महाजनपद आधुनिक जयपुर और उसके आसपास के क्षेत्र पर विस्तृत था और उसकी राजधानी विराटनगर थी। मत्स्य के बाद अस्मक एक महाजनपद था, जो यही एकमात्र महाजनपद था जो दक्षिण भारत में स्थित था। बाकी सारे महाजनपद उत्तर भारत में स्थित थे। ये एक महत्वपूर्ण प्रश्न है। और अस्मक की राजधानी जो थी वो पोतली या पोतन थी। अवंत महाजनपद भी 6वीं शताब्दी ईसा पूर्व में काफी शक्तिशाली जनपदों में था और इसकी भी 2 राजधानियां थी, महिष्मती और उज्जैनी। उत्तरी अवंत की राजधानी उज्जैनी और दक्षिणी अवंत की राजधानी महिष्मती। बिल्कुल उत्तर में गांधार महाजनपद था। आजकल पाकिस्तान का जो पेशावर और रावलपिंडी का इलाका है, वहां यह महाजनपद स्थित था और इसकी राजधानी तक्षशिला थे। हालांकि गांधार की 2 राजधानियां मिलती हैं, एक पुष्कलावती और दूसरा तक्षशिला। तक्षशिला जो है काफी महत्वपूर्ण था और तक्षशिला में एक विश्वविद्यालय भी था जो कि काफी ख्याति प्राप्त विश्वविद्यालय था। चाणक्य और चंद्रगुप्त मौर्य दोनों यहीं पे थे, यहीं से इन्होंने अपनी शिक्षा दीक्षा ली। गांधार के बाद एक महाजनपद है कंबोज। राजौरी और हजारा जिला पेपर में आता रहता है अक्सर और इसकी राजधानी हाटक थी। ये कंबोज के भी ऊपर था उत्तर में। 16 महाजनपदों का सबसे उत्तरी जिला जो था वो कंबोज था। सबसे दक्षिणी जिला जो था वो अस्मक था। तो इन महाजनपदों का ये भौगोलिक क्षेत्र था। आपके लिए इनकी राजधानियां ज्यादा महत्वपूर्ण है, मैच करने के लिए जो है अक्सर आता रहता है ये। जब हम और आगे बढ़ते हैं, जब विस्तार होता है, राजा जो है जब अपने साम्राज्य का विस्तार करते हैं तो देखते हैं कि ये 16 महाजनपद धीरे धीरे जो है अस्तित्वहीन हो जाते हैं और इन्हीं में से 4 महाजनपद जो है उभर कर सामने आते हैं, काफी शक्तिशाली हो जाते हैं और बाकी के 12 महाजनपद जो है इनकी विस्तारवादी नीति का शिकार हो जाते हैं। तो इन 16 महाजनपदों में 4 कौशल, वत्स, अवंत और मगध, ये 4 महाजनपद काफी शक्तिशाली हो जाते हैं। कौशल की साम्राज्य सीमा को हमने बताया आपको जो है
यहाँ का प्रसिद्ध राजा जो था वो प्रसेनजित था, कौशल नरेश प्रसेनजित। और इन चारों में आपस में शक्ति संघर्ष होता रहता था। कभी ये अपने वैवाहिक संबंधों द्वारा भी जो है साम्राज्य और शक्ति को नियंत्रित करने का काम करते रहते थे। जैसे कौशल नरेश प्रसेनजित ने अपनी बहन महाकौशला देवी का विवाह मगध नरेश बिंबिसार के साथ किया था। तो इसका मतलब क्या हुआ कि कौशल और मगध दोनों क्या हो गए, मित्र हो गए। तो राजनीति में न कोई अस्थाई मित्र होता है, न कोई अस्थाई शत्रु होता है। और ये यहां से भी हम इसको देख सकते हैं और ये चीजें आज भी दिखाई देती हैं। तो जब मगध शक्ति का विस्तार हुआ, बिंबिसार के बाद जब उसका पुत्र अजातशत्रु राजा हुआ तो उसने कौशल पर आक्रमण किया, कौशल नरेश प्रसेनजित पर। तो परिणाम क्या हुआ, प्रसेनजित ने अजातशत्रु के साथ संधि कर ली और कौशल तथा मगध, कौशल और मगध के बीच में काशी का क्षेत्र था। काशी जो है इस समय कौशल के अधीन आ गया था। काशी और कौशल की महाजनपद काल में शत्रुता चलती रहती थी। बाद के काल में आप देखेंगे उसी तरह से जो है अंग और मगध की शत्रुता जो है चलती रहती है। तो परिणाम ये हुआ कि प्रसेनजित ने काशी को जो है मगध को दे दिया दहेज में, और प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह कर दिया अजातशत्रु के साथ। बिंबिसार ने अपनी बहन महाकौशला देवी का विवाह किया था। प्रसेनजित ने अपनी बहन महाकौशला देवी का बिंबिसार के साथ विवाह किया था और प्रसेनजित ने अपनी पुत्री वजीरा का विवाह अजातशत्रु के साथ किया। हाँ, क्या सवाल है? क्या? अच्छा, तो इस तरह से जो है कौशल और मगध दोनों के बीच जो है कभी शत्रुता और कभी मित्रता का संबंध चलता रहता है। आगे जब हम बढ़ते हैं वत्स की तरफ, तो वत्स महाजनपद में उदयन का शासन था। उदयन जो है महत्वपूर्ण राजा था और एक बार यह अवंत की यात्रा पर गया था। ठीक है, तो अवंत का राजा उस समय था प्रद्योत, जो इतिहास में चंड प्रद्योत के नाम से भी जाना जाता है। अवंत का राजा प्रद्योत इतिहास में चंड प्रद्योत इसलिए कहा जाता है कि वह अपनी कठोर सैनिक नीति के लिए तथा जनता से कर वसूलने के लिए प्रसिद्ध था। तो ये जब इसके साम्राज्य में जाता है, अवंत के साम्राज्य में, तो फिर वहां के सैनिकों से इसका झगड़ा हो जाता है और बंदी बना लिया जाता है वत्सराज उदयन। परिणाम क्या होता है, इसे कारागार में डाल दिया जाता है और यह अवंत नरेश की पुत्री वासव दत्ता के साथ प्रणय विवाह कर लेता है और इसी पे जो है भास ने अपना नाटक लिखा है स्वप्न वासव दत्ता। तो ये इन दोनों राज्यों की कहानी थी। अवंत
अपनी शक्तिशाली लौह तकनीक के लिए जाना जाता था। यहाँ पे आयरन की खानें थी अवंती में। तो अवंती का राजा प्रद्योत और वत्स का राजा उदयन, इन दोनों के जो है अपने राजनीतिक संबंध थे। जब हम मगध की ओर बढ़ते हैं तो देखते हैं कि जो है आगे चलकर बाकी तीन समाप्त हो जाते हैं। कौशल का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है, अवंती का अस्तित्व भी समाप्त हो जाता है और वत्स का भी अस्तित्व समाप्त हो जाता है और बचता है मगध। फिर मगध पर जो है एक वंश स्थापित होता है, हर्यंक वंश। हाँ, हर्यंक, जिसमें बिंबिसार, अजातशत्रु, उदयन, फिर उसके बाद जो है शिशुनाग आता है, फिर उसके बाद नंद वंश आता है, फिर उसके बाद मौर्य साम्राज्य की स्थापना होती है। तो ये पॉलिटिकल कंडीशन थी। दूसरा, इन्हीं महाजनपदों के साथ साथ पूर्वी भारत में हमें गणराज्य भी दिखाई देते हैं। ये तो राजतंत्रात्मक व्यवस्था थी। यहाँ पे राजा का शासन था जो वंशानुगत होता था। पूर्वी भारत की तरफ जब हम बढ़ते हैं तो हमें 10 गणराज्यों का अस्तित्व पता चलता है कि पूर्वी भारत में 10 गणराज्य थे। और पहला गणराज्य था कपिलवस्तु के शाक्य। आप लोगों को ये पता होगा कि इसी शाक्य गणराज्य में महात्मा बुद्ध पैदा हुए थे। तो कपिलवस्तु के शाक्य जो थे, उनकी भौगोलिक स्थिति जो है, आजकल तिलौरा कोट नामक एक स्थल है, उससे इसकी पहचान की जाती है। और वर्तमान में ये क्षेत्र जो है नेपाल के तराई हिस्सों में है। नेपाल और उसके आसपास का जो तराई बेल्ट है भारत से लगा हुआ, उससे इसकी पहचान की जाती है कपिलवस्तु के शाक्य। कपिलवस्तु के शाक्य गणराज्य में कई नगर थे। उन्हीं नगरों में एक नगर था देवदह। ठीक है। तो गौतम बुद्ध की माता, जिनका नाम क्या मिलता है, महामाया, इसी देवदह नगर की कन्या थी। तो इसका मतलब कि इनकी माता देवदह नगर की कन्या थी और इनकी पत्नी यशोधरा, वो भी इस गणराज्य से नहीं, लेकिन वो भी गणराज्य से ही संबंधित थी, कोली गणराज्य से। वो कोली गणराज्य की कन्या थी। राम ग्राम के कोली नाम मिलता है। तो ये कपिलवस्तु की स्थिति हुई। कपिलवस्तु के बाद आता है सुषुमार गिरी के भग्ग। सुषुमार गिरी के भग्ग, इनकी पहचान जो है मिर्जापुर के चुनार क्षेत्र से की जाती है। चुनार के आसपास का क्षेत्र जो है, उस पर सुषुमार गिरी के भग्गों का शासन था। अल्लकप के बुली, आरा और मुजफ्फरपुर, बिहार का आरा और मुजफ्फरपुर का जो क्षेत्र था, वो अल्लकप के बुली वहां पे शासन करते थे। और जो बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि गौतम बुद्ध के मरने के बाद उनके अवशेष के 8 भाग किए गए थे और उन 8 भागों में से एक भाग अल्लकप के बुलियों को भी प्राप्त हुआ था। अगला नाम है केशपुत्र के कालाम। ये कौशल के बगल में थे। केशपुत्र के कालाम ये गणराज्यों के नाम हैं। ये कौशल के बगल में स्थित थे। कौशल मतलब फैजाबाद और उसके आसपास।
फिर नंबर आता है रामग्राम के कोली, ये कपिलवस्तु के बगल में थे। कपिलवस्तु और रामग्राम के कोली गणराज्य के बीच रोहिणी नदी बहती थी। तो बौद्ध ग्रंथों से पता चलता है कि दोनों गणराज्यों के किसान आपस में नदी के पानी के लिए उलझते रहते थे, फसलों की सिंचाई के लिए। तो गौतम बुद्ध ने भी कई बार जो है उनके विवादों के बीच मध्यस्थता की थी, और उनकी पत्नी भी इसी कोली गणराज्य की कन्या थी। कोली गणराज्य अपने पुलिस शक्ति के लिए भी विख्यात था इस काल में। अगला नाम आता है गणराज्य का पिप्पली वन के मौर्य। पिप्पली वन के मौर्य, नाम से ही स्पष्ट है। पिप्पली वन मतलब पीपल का वन, पीपल का जंगल। मौर्य, मौर्य मतलब मोर पक्षी, जहां पर जो है मोर पक्षी जो है निरंतर जो है गुंजायमान, उनकी आवाज से गुंजायमान रहता था क्षेत्र। और यही स्थल जो है मौर्यों का निवास स्थान था। चंद्रगुप्त मौर्य का जन्म यही हुआ था। उसकी माता जो है इसी पिप्पल वन के मौर्य गणराज्य में थी। फिर पावा के मल, पावा मतलब पडरौना, गोरखपुर के पास, जो महावीर स्वामी से जुड़ा हुआ स्थल है। महावीर स्वामी को मोक्ष जो है, महापरिनिर्वाण जो है, या कहिए मोक्ष, यही पावा में ही प्राप्त हुआ था। और कुशीनगर में, कुशीनगर के मल, इसमें बुद्ध को महापरिनिर्वाण प्राप्त हुआ था। अंतिम गणराज्य है मिथिला के विदेह, जिसकी पहचान जो है भागलपुर और दरभंगा से की जाती है। भागलपुर और दरभंगा मिथिला के विदेह, और यहीं के राजा जनक थे। उपनिषद काल में आपने देखा होगा कि यह अपने दार्शनिक ज्ञान के लिए विख्यात थे। और वज्र संघ के 8 गणराज्यों में जो है मिथिला के विदेह की भूमिका भी महत्वपूर्ण थी। जो सबसे शक्तिशाली गणराज्य था और प्रतिष्ठित गणराज्य था, वह कौन था? वैशाली के लिच्छवी। लिच्छव गणराज्य जो है काफी समृद्धशाली भी था और शक्तिशाली भी था, जिसकी पहचान जो है बिहार में के बसाड़ नामक क्षेत्र से की जाती है। बसाड़ मुजफ्फरपुर जिले में। और वैशाली के लिच्छवियों ने गौतम बुद्ध के रहने के लिए, निवास के लिए वैशाली में कूटागार शाला का निर्माण करवाया था, जो बहुत प्रसिद्ध बौद्ध विहार था बौद्ध काल का। कूटागार शाला। गौतम बुद्ध जब भी वैशाली जाते थे यहाँ निवास करते थे। तो ये गणराज्य थे। तो इन जो 16 महाजनपदों का उल्लेख मिलता है, प्रश्न प्रायः आता है कि 16 महाजनपदों का उल्लेख किस बौद्ध ग्रंथ में मिलता है? हाँ, अंगुत्तर निकाय में। और कोई जैन ग्रंथ भी है? हैं? कोई जैन ग्रंथ भी है क्या? जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र, जैन ग्रंथ के भगवती सूत्र में भी जो है इन जनपदों की सूची मिलती है, लेकिन सबसे जो प्रामाणिक सूची है वो अंगुत्तर निकाय की है, बौद्ध ग्रंथ की। तो 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व का जो ये काल है, पूछा जाता है प्रश्न, 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की राजनीतिक दशा का उल्लेख करिए जब आप मेंस देंगे तो अगर इस तरह के प्रश्न आते हैं तो आपको इन 16 महाजनपदों का उल्लेख करना होगा
और इन 10 गणराज्यों का उल्लेख करना होगा। तो राजतंत्रात्मक राज्य और गणतंत्रात्मक राज्य दोनों में शासन की पद्धतियां अलग अलग थी। राजतंत्रात्मक राज्य में जो है राजा महत्वपूर्ण होता था, राजा का पद जो है वंशानुगत होता था, उसी का निर्णय जो है अंतिम होता था। लेकिन गणतंत्र की व्यवस्था अलग थी, बिल्कुल आज के प्रजातंत्र की तरह नहीं, बल्कि उसको जो है आप कुलीन तंत्र कह सकते हैं, अभिजात तंत्र कह सकते हैं। कौटिल्य के अर्थशास्त्र में भी उल्लेख मिलता है कि 2 तरह के जो है गणराज्य थे। एक वार्ता शस्त्रोपजीवी वार्ता का मतलब क्या होता है? हाँ, बातचीत नहीं। वार्ता का मतलब जो है अर्थशास्त्र की भाषा में होगा कृषि, पशुपालन और व्यापार। और शस्त्र शब्द है जिनकी जीविका का आधार कृषि, पशुपालन, व्यापार तथा शस्त्र हो, जिन पर जीविका जो है इनकी चलती हो, वह वार्ता शस्त्रोपजीवी थे। ऐसे गणराज्य जो पश्चिमोत्तर भारत में थे, शस्त्र भी महत्वपूर्ण था इनके लिए। क्यों? क्योंकि पूर्वी भारत पर जो है पश्चिमी भारत पर, पश्चिमोत्तर भारत पर निरंतर जो है विदेशियों के आक्रमण का भय बना रहता था। जब आप सिकंदर का आक्रमण पढ़ेंगे तो देखेंगे जो है उस समय पश्चिमोत्तर भारत में जो है 28 राज्य थे, उसी छोटे से क्षेत्र में, छोटे छोटे, जिसमें पोरस और रामवी भी थे। और ये सब जो है लड़ाकू प्रवृत्ति के थे। तो कौटिल्य ने उल्लेख किया है कि ऐसे गणराज्य जो है वार्ता शस्त्रोपजीवी होते थे। और दूसरे प्रकार के गणराज्य राज शब्दोक्त राज जिनकी जीविका का आधार जो है राजा पर होता था, जिनकी जीविका जो है राजा के ऊपर निर्भर होती थी। राजा मीन्स राजतंत्रात्मक राज्य नहीं, कुलीन परिवारों से जो है कुछ व्यक्तियों का चुनाव कर लिया जाता था और एक केंद्रीय समिति बना ली जाती थी कुछ लोगों को मिलाकर, और उस केंद्रीय समिति को क्या बोलते थे? संथागार। केंद्रीय समिति को संथागार बोलते थे। और यह केंद्रीय समिति जो है किसी भी विषय पर निर्णय लेती थी, और इसी में से हर समिति के सदस्य को राजा कहा जाता था। केंद्रीय समिति के जितने भी सदस्य होते थे सबको राजा कहा जाता था, लेकिन इनका एक अध्यक्ष होता था और सारा निर्णय जो है बहुमत से लिया जाता था। किसी भी विषय पर प्रस्ताव रखना है, चर्चा करनी है, मतदान कराना है, सब जिम्मेदारी जो है इसी केंद्रीय समिति की होती थी, जिसे संथागार कहा जाता था। एक गणराज्यों में अधिकारी होता था आसन पन्नापक। ये संथागार में सदस्यों के बैठने की व्यवस्था करता था, जिसे आसन पन्नापक कहते थे। और किसी भी विषय पर जो है विचार विमर्श के लिए जो है
आसन पन्नापक नामक अधिकारी महत्वपूर्ण होता था। और जब मतदान की नौबत आती थी, मतदान के अधिकारी को सलाका ग्राहक कहा जाता था। सलाका ग्राहक इसलिए कि इसके पास अलग अलग रंग की सलाका होती थी। वो जो है समिति के सदस्यों को दे देता था बहुमत की स्थिति में, निर्णय लेने मतदान की स्थिति में, और बहुमत से जो है किसी भी विषय पर निर्णय लिया जाता था। इसके बाद हम देखते हैं कि इन गणराज्यों में अगर हम बज्र संघ की बात करें तो बज्र संघ की न्याय व्यवस्था काफी मजबूत स्थिति में थी। हमें 8 प्रकार के न्यायालय का उल्लेख मिलता है। किसी भी व्यक्ति का दोषी होना इस बात पर निर्भर करता था कि वह 8 न्यायालय उसे दोषी मान लें, तभी वो दोषी माना जाता था और अपराधी घोषित होता था। लेकिन उसे दंड देने का अधिकार केवल राजा का होता था। हाँ, राजा का न्यायालय अंतिम न्यायालय होता था। 8 न्यायालय उसे दोषी सिद्ध कर सकते थे, दंड नहीं दे सकते थे। और क्या खास बात थी, इन 8 न्यायालयों में से कोई भी न्यायालय उस व्यक्ति को दोष मुक्त कर सकता था, कोई भी न्यायालय। तो विशिष्ट बात थी कि नहीं? अगर सभी दोषी सिद्ध करेंगे तभी जो है वो दोषी माना जाएगा, लेकिन कोई भी उसे दोष मुक्त कर सकता था। मान लीजिए 6 जो है उसको दोषी माने और 1 जो है दोष मुक्त कर दिया, तो जो है वो व्यक्ति जो है आरोप से मुक्त हो जाता था। तो ये एक विशेषता थी। तो इन गणराज्यों की शासन प्रणाली की सबसे बड़ी विशेषता थी कि यह जो है निरंतर जो है अपने संस्थागार में बैठक करते रहते थे। और गौतम बुद्ध ने कहा है, बौद्ध ग्रंथों में उल्लेख मिलते हैं कि महात्मा बुद्ध कहते हैं कि जब तक ये संस्थागार में निरंतर बैठक करते रहेंगे और अपने समस्याओं का निराकरण बहुमत के द्वारा करते रहेंगे, तब तक जो है इनकी तब तक यह दीर्घजीवी रहेंगे, इनकी एकता बनी रहेगी। जब आप मगध साम्राज्य का उत्कर्ष पढ़ेंगे तो देखेंगे अजातशत्रु ने वज्र संघ पर आक्रमण किया और प्रारंभ में उसे सफलता नहीं मिली। तब उसने जो अपने मंत्री वत्सकार को भेजा जो वहां फूट डालने के लिए। जब वज्र संघ में फूट पड़ी तब जो है उसे विजय मिली। तो ये जो है स्थिति है जो है 6ठी शताब्दी ईसा पूर्व की। इसके बाद हम देखते हैं कि इन महाजनपदों और गणराज्यों के बाद मगध साम्राज्य का उत्कर्ष हुआ। और मगध पर पहली बार राज सत्ता की स्थापना हुई, ऐतिहासिक काल की शुरुआत हुई। ऐतिहासिक काल में पहला वंश आया अर्यंक वंश। 545 BC हम जब प्री मौर्यन पीरियड पढ़ते हैं तो देखते हैं कि 545 BC से मौर्यों की सत्ता कब शुरू हुई थी भारत में? नहीं, 323। हाँ, 545 से
323 बीसी के बीच के काल को जो है प्री मौर्यन पीरियड बोलते हैं या प्राक मौर्य काल। इसको हम पीरियड फर्स्ट में भी बांट सकते हैं और पीरियड सेकेंड में भी बांट सकते हैं। तो इस काल में काफी जो है सामाजिक, आर्थिक और राजनीतिक परिवर्तन भी हुए। आज हम राजनीतिक परिवर्तन की चर्चा कर रहे हैं। तो हर्यंक वंश 545 बीसी में जो है गद्दी पर आते हैं और पहला राजा जो है बिंबिसार। बिंबिसार का एक उपनाम भी था श्रेणिक। श्रेणिक तो हमने बहुत कुछ बताया जो है कौशल के साथ इसने वैवाहिक संबंध स्थापित किया और इन वैवाहिक संबंधों के द्वारा भी जो है अपने साम्राज्य का विस्तार किया। सबसे महत्वपूर्ण क्या है कि इसने गिरिब्रज को अपनी राजधानी बनाया। गिरिब्रज को इसने अपनी राजधानी बनाया, लेकिन इसके अंतिम समय में इसके पुत्र अजातशत्रु ने इसकी हत्या की। आप देखिए, मतलब ऐतिहासिक काल के फर्स्ट फेज में ही पुत्र द्वारा पिता की हत्या का प्रमाण मिलता है, दिखाई देता है। गद्दी के लिए लोग कितने लालायित रहते हैं। आजकल जो है नौकरी प्राप्त करने के लिए भी लोग ऐसा कर दे रहे हैं मृतक आश्रित में। ये चीज जो है ऐतिहासिक काल में दिखाई देती है और मुगल काल और दिल्ली सल्तनत में तो ये आम बात हो गई थी। दिल्ली सल्तनत में पुत्र द्वारा पिता की हत्या कर गद्दी हथियाने का जो है एक सिलसिला जो है दिखाई देता है। लेकिन नजीर तो यही दिखाई देती है सबसे पहले। अजातशत्रु ने गद्दी प्राप्त किया और इसके बाद तुरंत जो है कौशल पर आक्रमण कर दिया। हमने बताया आपको जो है कौशल के साथ बिंबिसार के मैत्रीपूर्ण संबंध थे, वैवाहिक संबंध था। लेकिन अजातशत्रु के काल में जो है ये शत्रुता में बदल गए और अजातशत्रु ने कौशल पर आक्रमण किया और कौशल के राजा को पराजित किया तथा काशी का क्षेत्र जो है प्राप्त कर लिया। और आगे चलकर आप देखेंगे पूरा काशी और कौशल का क्षेत्र जो है मगध साम्राज्य में मिला लिया जाता है। फिर उसने वज्र संघ पर आक्रमण किया। हमने आपको बताया कि गौतम बुद्ध से जो है एक प्रश्न किया गया था कि वज्र संघ को कैसे जीता जा सकता है। तो उन्होंने कहा था कि जब तक वज्र संघ एक रहेंगे तब तक उन्हें पराजित करना कठिन है। तो इसलिए अजातशत्रु ने अपने मंत्री वत्सकार को जो है फूट डालने के लिए वहां पे भेजा और जब वज्र संघ टूटा तब उसने जो है वज्र संघ पर आक्रमण किया और उसे पराजित किया। एक चीज का और उल्लेख मिलता है कि वज्र संघ पर जब उसने आक्रमण किया तो उसने दो तरह के नए हथियारों का इस्तेमाल किया। उसका नाम मिलता है रथ मूसल तथा महाशिला कंटक। रथ मूसल, तथा महाशिला कंटक। जिनके द्वारा पत्थर के बड़े बड़े जो है टुकड़े जो है शत्रु सेना पर फेंके जाते थे। एक तरह से कह लीजिए आधुनिक जो है तोप से जो गोले फेंके जाते हैं, हथियार फेंके जाते हैं दूर से, उसका प्रारंभिक रूप है ये।
इसके काल की जो सबसे बड़ी विशेषता थी वह बौद्ध संगीत का आयोजन था। अजात शत्रु के शासनकाल में पहली बौद्ध संगीत आयोजित हुई थी इसकी राजधानी राजगृह में। अब इसने अपनी राजधानी जो है गिरिब्रज से कहां, राजगृह ले आया, राजधानी परिवर्तन किया गिरिब्रज से राजगृह, और राजगृह में ही सप्तपर्णी गुफा में इसने पहली बौद्ध संगीत का आयोजन किया। तो जब हम बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो बाकी उन संगीतियों के बारे में चर्चा करेंगे। अजात शत्रु से मतलब बस यही तक है। इसके बाद उदयन राजा होता है। हर्यक वंश का अगला जो है राजा उदयन होता है। उदयन के शासनकाल में भी राजधानी परिवर्तन होता है। एक महत्वपूर्ण घटना केवल यही है, इसने जो है गंगा और सोन नदी के संगम पर, गंगा और सोन नदी के संगम पर पाटलिपुत्र नामक नगर बसाया और उसे अपनी राजधानी बनाया। तो इस वंश में 3 राजधानियां दिखाई देती हैं। बिंबिसार के समय गिरिब्रज, अजातशत्रु के समय राजगृह और उदयन के समय पाटलिपुत्र। उदयन के बाद नागदशक इस वंश के अंतिम राजाओं में उसका नाम आता है, लेकिन उसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं है। फिर जो है शिशुनाग वंश आता है। शिशुनाग वंश में 2 राजा, एक शिशुनाग और दूसरा कालाशोक। शिशुनाग के काल की जो सबसे महत्वपूर्ण चीज है कि उसने अपनी राजधानी को जो है वैशाली परिवर्तित कर दिया। पाटलिपुत्र से वो अपनी राजधानी को वैशाली ले आया। बाकी उसने अवंती और वत्स को भी जो अपने मगध साम्राज्य में मिला लिया। वत्स और अवंती को, जो 16 महाजनपद में आप देख रहे हैं। काशी और कौशल तो जो है अजातशत्रु के समय मिलाए गए, लेकिन वत्स और अवंती जो है वो शिशुनाग के समय जो है मगध साम्राज्य में मिला लिए गए। शिशुनाग के बाद कालाशोक राजा बनता है शिशुनाग वंश का। और कालाशोक का जो शासन काल है वो फिर एक बार बौद्ध संगीत के लिए जाना जाता है। कालाशोक को काकवर्ण भी इसकी एक उपाधि थी। काकवर्ण किस लिए? ये कौवे के रंग का था, काला था, इसलिए इसको काकवर्ण जो है कहा गया, इतिहास में लिखा गया है। और इसके शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीति होती है, क्योंकि राजधानी वैशाली थी, वैशाली आ गई तो वैशाली में ही दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन किया जाता है। बौद्ध धर्म में 4 संगीतियां हुई और चारों के आयोजन का कारण क्या परिणाम निकला, जब आप बौद्ध धर्म पढ़ेंगे तो हम लोग इस पर विस्तृत चर्चा करेंगे। ठीक है, बस यहाँ इतना जान लीजिए कि कालाशोक के शासनकाल में दूसरी बौद्ध संगीत का आयोजन वैशाली में हुआ। इसके बाद शिशुनाग वंश का अंतिम राजा जो है वो नंदवर्धन था, जिसका कोई राजनीतिक महत्व नहीं था। तो हर्यक वंश के बाद शिशुनाग वंश, और शिशुनाग वंश के बाद फिर नंद वंश गद्दी पर आता है। नंद वंश का सबसे बड़ा राजा, सबसे शक्तिशाली राजा जो महापद्मनंद था। महापद्मनंद, जिसके बारे में कहा जाता है कि वो शूद्र जाति का था, नापित पुत्र था। नापित मतलब नाई का पुत्र था। इस तरह के उल्लेख जो है ग्रंथों में मिलते हैं, लेकिन उसको कई नामों से भी जाना जाता है, जैसे भार्गव।
भार्गव का मतलब होता है परशुराम। एक राट मतलब शक्तिशाली शासक। सर्व छत्रांतक, क्षत्रियों का नाश करने वाला। ऐसे अनेक नामों से जो है महापद्मनंद को जाना गया। महापद्मनंद के बाद घनानंद का शासन हुआ। घनानंद को यूनानी इतिहासकारों ने अग्रमीज लिखा है, ठीक है, अग्रमीज। और घनानंद के शासन काल में ही जो है सिकंदर का भारत पर आक्रमण हुआ। सिकंदर यूनान से चला था जो है भारत जीतने के लिए, या ये कह लीजिए कि वह विश्व विजय के लिए निकला हुआ था। लेकिन जब वह भारत की सीमा में प्रवेश करते हैं, और हमने आपको बताया कि पश्चिमोत्तर भारत में छोटे छोटे कई राज्य थे। ऐसे 28 राज्यों का उल्लेख मिलता है, छोटे छोटे, जिसमें से एक छोटा सा राज्य था किसका? पोरस का। वो चला था मगध राज्य को जीतने, मगध साम्राज्य को जीतने, नंद राज्य पर आक्रमण करने के लिए। लेकिन जब पोरस के साथ उसका युद्ध होता है तो क्या होता है? पोरस हार तो जाता है, बंदी बना लिया जाता है, लेकिन उस युद्ध से जो है यूनानी सैनिकों के होश उड़ जाते हैं और फिर जो है सैनिक आगे बढ़ने से मना कर देते हैं, ठीक है। तो इतिहासकार क्या लिखते हैं? यूनानी सैनिक थक गए थे, बहुत दिनों से अपने घर से निकले थे, जो उनको घर की याद सता रही थी। मतलब देखिए, कहानी कुछ और है, लेखक जो है उनको किस तरह से सेव कर रहा है। आजकल जैसे मीडिया वाले नहीं करते, बस वही काम उस समय भी हो रहा था। सारे इतिहासकार जो है विदेशी थे। भारत का प्राचीन इतिहास विदेशियों ने ही लिखा है ना मैक्सिमम। और ऐसे जो है प्रसिद्ध इतिहासकार एक स्मिथ महोदय है, उन्होंने जो है इस तरह के तर्क दिए हैं। स्मिथ G.A. स्मिथ, G.A. विलियम आर्थर स्मिथ, इन्होंने इस तरह की बातें लिखी हैं। जबकि स्थिति बिल्कुल विपरीत थी। छोटे से राजा से युद्ध की जब स्थिति थी, ये स्थिति थी, और बंदी बनाने के बाद साहस की पराकाष्ठा देखिए। जब सिकंदर पूछता है कि आपके साथ कैसा व्यवहार किया जाए, तो पराजित शासक कहता है जैसा एक राजा दूसरे राजा के साथ करता है। तो महान तो आखिर महान ही होता है। सिकंदर वास्तव में महान तो था ही। तो इस बात से प्रसन्न होता है और जो है उसका राज्य वापस लौटा देता है। और फिर वहीं से जो है जहां तक वो क्षेत्र जीत चुके थे, वहां पर फिर वो यूनानी साम्राज्य बनाते हैं और यूनानी प्रशासकों के हवाले कर जो है सिकंदर फिर वापस लौट जाता है और बेबीलोन में उसकी जो है मृत्यु हो जाती है। तो ये स्थिति है। तो यूनानियों का आक्रमण जो है घनानंद के समय ही जो है भारत पर हुआ था। बस आज यहीं तक। आगे फिर हम लोग जो है सेकेंड पार्ट में जो है विदेशियों का आक्रमण और हमारे काल पढ़ेंगे।